So, hi people, this is Yogita, your final year law student from Faculty of Law, Delhi University. आज हम देखेंगे कि फोर्थ सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसमें हमें क्या करना है और क्या नहीं, ताकि हम एग्ज़ाम टाइम पर पैनिक ना करें. सो लेट्स सी विदाउट वेस्टिंग द टाइम कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है. सो here we are and we begin with topic 1. हमारे टोटल आई थिंक 11 टॉपिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 में. एंड लेट्स सी कि आप कितने जो केसेस हैं वो करने हैं, क्योंकि अगर हम इंडेक्स के हिसाब से देखें सो देर आर मोर देन 70 केसेस. आपके टोटल जो हैं 82 केसेस हैं. ठीक है, 82 केसेस एंड 11 टॉपिक्स. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो आप कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हेल्पफुल भी रहेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, जनरल. उसमें आपके अलग अलग आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो है आपको टॉपिक जो है केसेस वो दिए हुए हैं. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिकल 12, दैट इज़ द स्टेट. ठीक है, आर्टिकल 12 में स्टेट का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि स्टेट किसे कहते हैं, और इसमें जो है आपके टोटल 8 केसेस हैं. ठीक है, ये सारे केसेस इंपॉर्टेंट है. आपका सोम प्रकाश केस भी इम्पॉर्टेंट है, प्रदीप कुमार बिस्वा ये भी इम्पॉर्टेंट है, जी बसी रेड्डी, जी टेलीफिल्म स्टेट ऑफ यूपी. ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो केसेस इंडेक्स में मतलब केस मेट में दिए हुए हैं ये केस तो करने ही हैं. उनके अलावा जो केस आप कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं. ये केसेस तो हैं ही हैं जो करने हैं. ठीक है, जात्यपाल सिंह का वाला केस अगर आप करना चाहें तो कुछ बहुत मुश्किल केस नहीं है, इजीली कर सकते हैं. ठीक है, इसमें से अगर आप भी शुरू के 5 केस भी कर रहे हैं सो दे आर मोर देन इनफ, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, मेरे में आया था मेरे एग्ज़ाम में. और बाकी ये 2 केस हैं, अगर करना चाहो तो मर्ज़ी है, बहुत ईजी केस है. इन सभी 8 के 8 केस में ये एक्सप्लेन कर रखा है कि जिस भी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट वो केस है क्या वो स्टेट के अंडर आती है या नहीं. 8 के 8 को केस का सेम कंसेप्ट है. यहाँ SRM यूनिवर्सिटी है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार है. ठीक है, राधे श्याम राय में स्टेट ऑफ यूपी हो गया. ठीक है, तो इन सब में ये एक्सप्लेन कर रखा है. ICRI, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, इन सब में ये एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होगा और वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आता है या नहीं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 13. ठीक है, आर्टिकल 13 में हमारी अलग अलग डॉक्ट्रीन्स हैं. एक हो गई आपकी डॉक्ट्रीन ऑफ इक्लिप्स, देन ये वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एंड देन सेवरेबिलिटी, एंड देन पर्सनल लॉज. ठीक है, ये 4 जो हैं आपकी आर्टिकल 13 के अंडर हैं, और इनमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से केसेस हैं. केशवन माधवन मेनन केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है. एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टूडेंट ये केसेस वो हैं जो आपको पता होने ही चाहिए, फंडामेंटल केसेस हैं ये. ठीक है, बीकाजी नारायण दकरास, ये मर्जी है करो तो. ठीक है, एंड स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये 3 केस हो गए आपके यहाँ से. बशीर नाथ वर्सेस CIT, दैट्स योर चॉइस करना चाहो तो. ठीक है, इसमें वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, क्या आप अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ कर सकते हो. ठीक है, ये चीज़. डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है कि इसमें ये दिया हुआ है कि अगर इसको रीड ही कर लेना पहले. ठीक है, वो वीडियो बाद में बनाएंगे जिसमें ये एक्सप्लेन करूँगी. फ़िलहाल केसेस देख लो. ठीक है, एंड सेवरेबिलिटी है, पर्सनल लॉज है, शायरा बानो का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, RMDC का केस भी इंपॉर्टेंट है, FN बलसारा केस भी इंपॉर्टेंट है. ये बेशक आपके इसमें दिए नहीं हुए हैं, केस मैट में अंदर नहीं दे रखे हैं. ठीक है, लेकिन ये पता होने ज़रूर चाहिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे छोड़ देना, बट हाँ रीड ज़रूर कर लेना, ये वाले तो कर ही लेना. ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव राइट टू इक्वालिटी. ठीक है, राइट टू इक्वालिटी यानी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18. ठीक है, इम्पॉर्टेंट केसेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, बेशक इम्पॉर्टेंट केस है. ठीक है,
कथी रनिंग रावत वाला केस भी इम्पॉर्टेंट है। ये वाला केस बेशक छोड़ देना, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीशा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लैंडमार्क केस है, ठीक है। एम नागराज अगेन लैंडमार्क केस है। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी आपका इम्पोर्टेंट केस है, ठीक है। इसमें 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी की बात हुई थी, ठीक है। गुलशन प्रकाश, ये भी इम्पोर्टेंट केस है। रोहतास बनकर बेशक छोड़ देना, बट इस केस में हमारा डिस्कस हुआ था रिजर्वेशन ऑफ SC/STs इन प्रमोशन, तो वो चीज़ थी इस केस में, ठीक है। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, ठीक है। ये दो अलग अलग टाइम पर आए हुए जजमेंट्स हैं, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट तो खैर इक्वालिटी वाले में ना जितने केस देखो सारे इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला बेशक छोड़ देना, ठीक है। देन बाकी के केस जो हैं आप छोड़ सकते हो इनमें। जोसेफ शाइन केस इम्पॉर्टेंट है, लैंडमार्क केस है, ठीक है। तो ये सारे केसेस ऊपर ऊपर वाले ये करने ही करने हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये भी और ये वाला भी कर ही लेना, ठीक है। ये वाले आप छोड़ सकते हो नीचे वाले, ठीक है। देन वी हैव अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। इसमें स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू, ठीक है। ये केस हम कर सकते हैं। इसमें था कि एक दलित को आई थिंक पानी नहीं लेने दिया था एक वेल से, तो ये वाला था। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का केस है ये वाला इसका, ठीक है। सफाई कर्मचारी आंदोलन, ये था मैनुअल स्कैवेंजर्स केस, ठीक है। और फिर है पृथ्वीराज चौहान का केस, एंड दिस वाज पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये दिस केस हैज़ चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 18A ऑफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। तो ये आई थिंक एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहो तो, ठीक है। देन वी हैव अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। इसमें था बेसिकली कि जो अवार्ड्स होते हैं उनको चैलेंज किया गया था, ठीक है। हाँ, कि जो अवार्ड्स होते हैं वो आर्टिकल 18(1) को वायलेट करते हैं, तो ये चीज़, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपका हो गया स्टेट से, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया, ऊपर से एक क्वेश्चन हो गया इक्वालिटी से, ठीक है। देन वी हैव राइट टू फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद है बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये न्यूज़पेपर वाला केस है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके न्यूज़पेपर के पेजेस लिमिट कर दिए गए थे, ठीक है। तो ये केस इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेक्रेटरी, ये वाला केस मर्ज़ी है कर भी सकते हो, ठीक है, लेकिन ये वाला केस तो ज़रूर कर ही लेना, बेनेट कोलमैन, ठीक है। उसके बाद ये वाला केस मर्ज़ी है, ये केस इंपॉर्टेंट है। मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी केस बता रही हूँ, लेकिन जो केस आपको एज अ लॉ स्टूडेंट पता होने चाहिए ये वो केसेस भी हैं, ठीक है। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। ये केसेस बेशक आप छोड़ सकते हो, ठीक है। देन ये केस इम्पॉर्टेंट है, चिंतामन राव वाला केस इम्पॉर्टेंट है आपका, नरेंद्र कुमार वाला केस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाले केस मर्जी है, ठीक है। देन वी हैव आर्टिकल 20 विच आर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्डी एंड राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो जब इनको डिटेल में समझाऊंगी तो ये कंसेप्ट मैं वहाँ समझा दूंगी, लेकिन केसेस सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इसमें चाहो तो आप 2-3 केस और डाल सकते हो, दैट इज़ केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, ठीक है। ये वाला हो गया। अदरवाइज आपका है शिवदत्त राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये डाल सकते हो। एंड रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 3 केसेस हैं जो आप आर्टिकल 20 के लिए डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्शन इन लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज़ आर्टिकल 21, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में ये बहुत लैंडमार्क केस है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
इसी केस ने जो है आपका गोल्डन ट्रायंगल का रूल दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। AK रोए का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। NLSA यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका थर्ड जेंडर केस भी कहलाता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये वाला बेशक छोड़ देना। जस्टिस KS पुट्टास्वामी, आपका आधार कार्ड वाला केस है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी इम्पॉर्टेंट केस है। ये वही केस है जिसने सेक्शन 377 विच वॉज अ कंसेंशुअल सेम सेक्स सेक्शुअल रिलेशंस, उसको डीक्रिमिनलाइज किया था। ठीक है, दिस इज़ नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये इम्पॉर्टेंट केस है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव राइट टू एजुकेशन, प्रामती एजुकेशन वर्स एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एग्ज़ाम में नहीं आता है। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर आपका कहीं भी क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन क्या कहते हैं अटेंशन है और वो इंटरेस्ट है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, इस केस में जो है गाइडलाइंस दी गई थी। एंड PUCR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट केस है, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये वाला केस एग्ज़ाम में नहीं आता है, जस्ट इन केस मैं बता दूं। नेक्स्ट वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें मैं बता देती हूँ जो केस मुझे लगते हैं कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैंने ये दोनों नहीं किए थे और इसमें से इतने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इस वाले टॉपिक में से, बट हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों भी आप कर ही सकते हैं, मैंने छोड़ दिए थे, डजंट मीन कि इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, दिस इज़ तांडव केस, इम्पॉर्टेंट है करना चाहो तो। दिस इज़ तांडव केस एंड आदि सेवा, ये वाला जो केस है। ठीक है, इसमें बेसिकली बोला था दैट विमेन प्रीस्ट आर ऑल्सो अलाउड। ठीक है, इसमें जो एक आपको पता होना चाहिए जो लैंडमार्क केस है, दैट इज़ बिजॉय इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जो बिजॉय इमानुअल का केस था, दिस एस्टेब्लिश द राइट टू रिमेन साइलेंट, मतलब अगर आप कुछ नहीं बोलना चाह रहे हो तो वो भी आपका राइट है, आप चुप रह सकते हो, आपको कोई ज़बरदस्ती कुछ बुलवा नहीं सकता है। इसमें स्कूल के बच्चों ने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया था। देवर किड्स ऑफ सम ट्राइब, और उनके ट्राइब में ये मान्यता थी कि वो अपने ट्राइब का ही सॉन्ग कुछ गाते हैं। तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि नेशनल एंथम की बेइज्जती करी थी, ये खड़े हो गए थे बट इन्होंने गाया नहीं था। तो इसमें फिर ये बोला गया था कि वो चुप रह सकते हैं, कोई बहुत मजबूरी नहीं है कि गाना है। एंड इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बहुत लैंडमार्क केस है, इसको आप सबरीमाला टेम्पल केस भी मान सकते हैं, कह सकते हैं सबरीमाला टेम्पल केस। इस केस में पॉइंट ये था कि एक आई थिंक क्या कह सकते हैं हम, किसी का मंदिर था, मुझे पर्टिकुलर मुझे नहीं पता मैं उनको नाम क्या दूँ, एंड ही वॉज अ इटर्नल सेलिब्रेट। ठीक है, वो सेलिब्रेसी का पालन करते थे और उनके मंदिर में मैंस्ट्रुएटिंग एज की विमेन अलाउड नहीं थी। तो ये फिर इक्वालिटी को लेके और रिलीजन को लेके सारा इसका पंगा हो गया था कि विमेन अलाउड क्यों नहीं है। तो ये वाला सीन था इस केस में। तो ये इम्पॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है आपका। ये वाला छोड़ सकते हो, ये वाला कर सकते हैं, रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिजाब केस, मैंने ऐसे ही याद कर रखा है इन सबको। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स विच इज़ आर्टिकल 29 एंड 30। इसमें ये केस भी इम्पॉर्टेंट है। TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका इम्पॉर्टेंट केस है। PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इम्पोर्टेंट केस है। ये वाला चाहो तो आप छोड़ सकते हो, बट इसमें रीजनेबल रेगुलेशन के बारे में बात कही थी। रीजनेबल रेगुलेशन को लेके जो है इस टॉपिक में बात हुई थी इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ विच आर द रिट्स। ठीक है, हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के अंडर रिट्स
उसमें करता है, एंड सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर करता है, ठीक है। देन वी हैव ये 2 केसेस है, करना चाहो तो मर्जी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A, ठीक है, एक ही केस है, इतना कुछ खास इसमें आता नहीं है। DPSP इसमें थ्योरी है, कोई केस नहीं है। सिविल सर्वेंट्स 308, ठीक है, इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, करना चाहो तो एक ही केस है इसमें करने का, ठीक है। एंड अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर आर्टिकल 368, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला द लैंडमार्क केस, ठीक है। एंड उसके बाद ये वाला चाहो तो छोड़ सकते हो। IR कोइलो इम्पॉर्टेंट है, L चंद्र कुमार इम्पॉर्टेंट है, मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ये 1 2 3 4 चारों केस इम्पॉर्टेंट है, पता होने ही चाहिए एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टूडेंट, दोबारा बता रही हूँ। उसके अलावा जो केस आपको पता होने चाहिए दैट इज़ गोलकनाथ केस, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इंदिरा नेहरू वर्सेस राजनारायण, इंदिरा नेहरू वर्सेस राजनारायण, ये इलेक्शन मैल प्रैक्टिस का केस था, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए एंड 39th अमेंडमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ समथिंग जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फ़िलहाल तो एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, ये चीज़ें समझ लेना, ये पता होनी चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है स्टेट में से, ठीक है। देन वी हैव आर्टिकल 13, इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एंड देन वी हैव राइट टू इक्वालिटी, इसमें से भी आपका 3 और 4 मतलब एक एक क्वेश्चन हम लगा सकते हैं, बनता है आराम से, ठीक है। देन वी हैव यहाँ से कुछ खास मुझे नहीं लगता बनेगा। फ्रीडम वाले में से आपका बन सकता है मे बी, मुझे मे बी ही लग रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ से 5th नंबर आर्टिकल 21 से, ठीक है, बिल्कुल बनता है, ठीक है। देन वी हैव यहाँ से आपका अरेस्ट और डिटेंशन से, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7th रिलीजन से, ठीक है। देन वी हैव यहाँ से नहीं, बट ये नहीं, अमेंडमेंट से। कितने हो गए यहाँ तक? 7 और 8th एक क्वेश्चन आपका अमेंडमेंट से। तो जितने मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस तो हैं जो बनते ही बनते हैं इन सब टॉपिक्स में से, तो यहाँ तक ये केसेस अपने हाईलाइट कर लो, ठीक है। और इनकी थ्योरीज भी हम साथ के साथ करेंगे बिकॉज वी हैव टाइम, क्योंकि मैंने वीडियो सेमेस्टर के शुरू से डालनी शुरू करी है। सो लेट्स सी कितना टॉपिक्स कितने दिन में कवर हो जाता है सिलेबस, ठीक है। एंड डू रिमेंबर कि एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ना शुरू कर लो ताकि वो एंड टाइम पे ना ऐसा भड़क सी ना हो। एंड एज अ टिपिकल यूट्यूबर आई वुड से कि अगर आपको वीडियो समझ आई हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यस दैट्स इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स यू, अरे नहीं, थैंक यू, बाय बाय।